कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कृषि समाचार से। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। श्री विधि से धान की खेती करने वाले श्रेष्ठ किसानों को दिया जाएगा सम्मान। रातू के तिगरा नया टोली में हुआ किसान मेले का आयोजन। आलू कोड़ाई में मददगार है बिरसा पोटैटो डिगर। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में श्री विधि से धान की खेती करने वाले श्रेष्ठ किसानों को सम्मानित करने की योजना तैयार की गई है। यह पुरस्कार 3 स्तरों पर दिया जाएगा, जिसमें राज्य, जिला और प्रखंड स्तर शामिल हैं। हर स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा। हर स्तर के लिए रकबा भी तय है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए न्यूनतम 4 हेक्टेयर, जिला स्तर के लिए 2 हेक्टेयर और प्रखंड स्तर के लिए 1 हेक्टेयर में खेती होना जरूरी है। बीते दिनों रातू प्रखंड के तिगरा नया टोली में विवेकानंद सेवा संघ और रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी के साझा प्रयास से किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फल, साग सब्जी और पशु पक्षियों की प्रदर्शनी सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बतौर मुख्य अतिथि पशुपालन निदेशक डॉक्टर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेले में उम्दा कृषि उत्पाद के प्रदर्शन के लिए 46 किसानों को पहला, 46 किसानों को दूसरा और 13 किसानों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार तिगरा नया टोली के रामधन गोप को दिया गया। बैंगन फसल में शीर्ष एवं फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए बैंगन तुड़ाई के बाद खेत में बचे पौधों के अवशेषों तथा खरपतवार को अच्छी तरह से चुनकर जला दें। अगर पौधा में कीट लग जाने के बाद किसान को पता चले तो ग्रसित भाग को काटकर मिट्टी में दबा दें और नीम निर्मित कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। एक बात जरूर ध्यान दें, अगर खेत में खरपतवार है, खड़ी डंठल है, खुंटियां है, उसको जमा करके जला दें। जलाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि बहुत से कीड़े मकोड़े उसमें छिपे हुए रहते हैं। अगर सड़ने लायक है तो वो खरपतवार को उसी खेत के किसी कोने में गड्ढा बना करके उसको दबा दें। तब उसमें जो भी छिपा हुआ कीड़े मकोड़े कीटाणु है वो वहीं मर जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। खीरा की गर्मा खेती के लिए किसान भाई फरवरी महीने तक बुआई का काम समाप्त कर दें। बेहतर उत्पादन के लिए खीरा के उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा, पूना खीरा या स्वर्ण अगेती लगाएं। किसान भाई खीरा की गर्मा खेती के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेदों के चयन करने के साथ साथ बुआई में कुछ खास वैज्ञानिक सलाह पर भी ध्यान दें। जैसे खीरा फसल लगाने में प्रति हेक्टेयर 4 से 6 किलो बीज लगाएं। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और उनके बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। आप इस वैज्ञानिक सलाह पर अमल करके जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा, पूना खीरा या स्वर्ण अगेती नामक उन्नत प्रभेदों से 80 से 120 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान अभी आलू की खेती कर रहे हैं, फसल तैयार हो जाने के बाद कंद को खेत से कोड़कर बाहर निकालने के लिए कृषि उपकरण बिरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। कृषि बसंत 2014 में भाग लेने हेतु राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार सह प्रशिक्षण संस्थान झारखंड द्वारा विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1436 कृषक एवं प्रसार पदाधिकारी यात्रा करेंगे। विशेष ट्रेन दिनांक 8/2/2014 को हटिया रेलवे स्टेशन से अपराह्न 1 बजे नागपुर के लिए प्रस्थान करेगी तथा वापसी दिनांक 11/2/2014 को होगी। आज समिति सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समिति के निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कहा कि कृषि वसंत 2014 नाम का एक बहुत बड़ा किसान मेला भारत सरकार के द्वारा
नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी राज्यों के किसान, बड़ी संख्या में इस राज्य से भी किसान भाग ले रहे हैं। इस राज्य से भाग लेने वाले किसानों की संख्या 2700-2800 है। इसमें से कुछ किसान जो नॉर्मल ट्रेन जो इस राज्य से गुजरती है और नागपुर से गुजरती है, उस रेल में उनका नियमित आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गढ़वा एवं पलामू जिले के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वो बस से वहाँ से प्रस्थान करेंगे मेले में भाग लेने के लिए। लेकिन किसानों को बड़ी संख्या को देखते हुए एक विशेष किसान ट्रेन बुक कराया गया है, जो कि दिनांक 8 फरवरी 2014 को हटिया स्टेशन से नागपुर के लिए प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन में तकरीबन 1400 से 1500 किसान यात्रा करेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4100 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 1950 रुपए, चना 3600 रुपए से 3800 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3300 रुपए, आलू 850 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा
इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। और अब झुमकी बहन, अभी हमें लगता है कि किसान भाइयों को जानकारी देना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल देना तो चाहिए। आज हम अपने किसान भाइयों को पहली जानकारी देने जा रहे हैं अरहर की कटाई और उसके भंडारण के बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार जी। आज हम अरहर के फसलों के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी कटाई, मढ़ाई और उसका भंडारण कैसे करें। तो आज हम अपने विशेषज्ञ से पूछेंगे कि सर, आगत अरहर फसलों का क्या मतलब होता है? किसान भाइयों, आगात अरहर का मतलब है अरहर की जो अवधि होती है वो कई तरह की होती है। उसमें आगात, मध्य आगात और देर से तैयार होने वाली किस्में होती हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आगात अरहर की फसलों की, जिसकी कटाई अभी हो रही है या आने वाले 2-4 दिनों में होगी। तो किसान भाइयों को ध्यान देना है कि उसको कैसे उसकी कटाई करें, कैसे उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी मड़ाई कैसे करें, थ्रेसिंग कैसे करें, और अंत में उसका स्टोरेज यानी कि उसका भंडारण हम कैसे कर पाएंगे, ये सभी चीज़ें जाननी होगी, ताकि कटाई से लेकर के जो भंडारण के बीच में जो लॉस होता है, जो कमियां होती हैं ध्यान न देने की वजह से, जो ह्रास होता है वो ह्रास ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो हम खेत में पाते हैं वो हमारे स्टोर तक, गोडाउन तक जा सके। सर, आप हमें बताइए कि जब हम अरहर की कटाई करेंगे तो उसमें क्या ध्यान देना चाहिए? कटाई के समय हमें ये ध्यान देना है कि अगर कई सारी किस्में लगी हुई हैं तो हमें हर किस्मों को अलग अलग काटना है, अलग अलग काट करके खेत में छोड़ना है, उसका जो बंडल बनाना है, और उसको जो मड़ाई करने के लिए हम थ्रेसिंग फ्लोर पे ले जाते हैं वहाँ तक बहुत सावधानी से हमको ले जाना होता है। और ये ज़रूर ध्यान दें कि जब नमी करीब 10% के आसपास में हो जाती है तब तक हमको वो स्टोरेज नहीं करना चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि नमी करीब 10% के आसपास हमारे फसल की हो गई हो। और कटाई में ये ज़रूर ध्यान दें कि 70-80% अगर फली हमारी पक गई है, और अगर कटाई में देरी करेंगे तो फली वहीं पे स्प्लिट करके, फली बीच भाग से टूट करके वहीं पे दाने बिखरना शुरू होता है, तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो सही समय पे कटाई बड़ा ही आवश्यक है। जब भी 70 से 80% आपके जो पॉड हैं, आपके जो फली हैं वो पक गए हैं, कुछ बचे हों तब भी आप कटाई कर दें, क्योंकि आप इंतज़ार करेंगे कि सारी फली पक जाए और तब आप उसको काटेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। सर, आप हमारे किसान भाइयों बहनों को बताइए कि भंडारण से पूर्व गोदामों में कैसा क्या रख रखाव करना चाहिए? जब आपने कटाई कर लिया तो उसके बाद थ्रेसिंग की बात हम करते हैं। थ्रेसिंग जो होता है, मड़ाई जो होता है, वो आप या तो कच्चा आपका थ्रेसिंग फ्लोर हो या फिर पक्का का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि किस्मों को अलग अलग समय पे आप मड़ाई करें। ऐसा नहीं हो कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मिश्रण हो जाता है, हमारी असावधानी से जो मिश्रण हो जाता है और किस्मों का एक दूसरे से मिश्रण होने के बाद फिर वो प्यूरिटी नहीं रह जाती, वो शुद्धता, बीज की शुद्धता नहीं रह पाती है। और हम सभी जानते हैं कि अरहर की फसल को फिर हम अगले साल भी इस्तेमाल करना होता है, तो उसकी शुद्धता पे हमको बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए थ्रेसिंग फ्लोर पे कोई भी फसल, कोई भी किस्म एक बार अगर थ्रेस हो गया, उसका मड़ाई हो गया, फिर उसका वहाँ से हटाने के बाद ही दूसरी किस्म को लाना है मड़ाई के लिए। ऐसा नहीं हो कि 2-4 दाने भी अगर किसी खास किस्म के छूट जाते हैं और वो दूसरी किस्म के साथ उनका मिश्रण हो जाता है, तो आने वाले समय में अगर 4 बीज भी छूट जाता है किसान भाइयों, तो उससे अगली फसल जो अगले वर्ष जो आप लगाएंगे उसमें 4 दूसरे तरह के पौधे आएंगे, और आप देखिए उन 4 पौधों पे कितने फली लगेंगे।
जिससे कि समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अशुद्धता हो जाएगी, शुद्धता में कमी हो जाएगी। आपने प्रश्न किया है भंडारण की बात, तो भंडारण में मुझे कहना है कि जो गोडाउन आपका हो वो वायु उसमें आता जाता हो, खुला होना चाहिए, बहुत डैम्प नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब नमी ज़्यादा होगी तो उससे भी कीड़े मकोड़े का प्रकोप होगा। आप देखते होंगे जब वर्षा होती है, जब नमी होती है वातावरण में, तो खेत में भी कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। उसी तरह से गोडाउन में भी अगर नमी रहेगी, अगर वहाँ पे खुली हवा का आना जाना नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि सीड बीन में या फिर अगर आप बोरे पे रहते हैं तो लकड़ी का तिपाई बना लें, उस पर मतलब ये कि सतह के संपर्क में आपका बोरा या आपका जो सीड बीन है जिसमें आप बीज रखते हैं वो नहीं आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि वो ऊपर में तिपाई पे लकड़ी का कुछ बना लें, उसके ऊपर रखें। अगर सीड बीन आपके पास है बहुत अच्छी बात है। आपको जो गोडाउन है, गोडाउन को आपको दवा से छिड़काव करके उसको शुद्ध करना होता है। मालाथियान दवा 50 EC आप लेते हैं, अगर 1 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर 50 EC मैलाथियान दवा का आप ले करके पूरे गोडाउन में पहले छिड़काव कर दीजिए भंडारण से पूर्व। उसके बाद आप अगर बोरे ओरे में भंडारण कर रहे हैं तो जो भी बोरा जूट का है उसमें भी आप मैलाथियान दवा का करीब 1 लीटर पानी में 1 ml मैलाथियान दवा को मिला करके स्प्रे उस बोरे को भी करें। कि जरूर ध्यान रखें कि कटाई के बाद जब आप भंडारण करते हैं और अगला फसल जब को लेना होता है उस समय आपको बीच बीच में देखना होगा कि जो नमी है वो ठीक रहे। उसको धूप में अगर दिखलाने की ज़रूरत हो तो निकाल करके धूप भी दिखलाएं। जी सर बताइए कि अगाध अरहर के फायदे एवं नुकसान क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप जब इसको खरीफ फसल में बरसात में लगाते हैं तो जाड़े तक ये कट के तैयार हो जाता है, यानी कि आप रबी फसल आप ले सकते हैं। ये पहला फ़ायदा नज़र आता है। खास ही जो कम अवधि की फसल है उसमें अंतर वर्तीय फसल जो इंटरक्रॉपिंग आप करते हैं उसमें आप ले सकते हैं कि एक कतार अरहर का, दूसरा कतार मड़ुआ का या मूंगफली का या कोई दूसरा जो फसल है मक्का है, इस तरह से आप ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि उपज आपको फिर उसी खेत से ज़्यादा आना शुरू होता है, नुकसान कम से कम होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नुकसान भी होता है कई बार कि अगर इसमें आघात जो अरहर की फसल है उसमें अगर बीमारी वगैरह आता है तो एक बार पूरे फली को प्रभावित करता है। तो नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी हैं। आपको देखना है कि आपको खेत को अगर रबी में इस्तेमाल करना है तो ज़रूर आगात फसल के लिए जाइए। अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर मध्यम अवधि और लंबी अवधि के लिए जाइए। जी तो देखा किसान भाई और बहनों, हमारे विशेषज्ञ ने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। सर आपको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। वाह, जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रहा है ना। अब आगे कौन सी जानकारी आप देने वाले हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई बंधु इंतजार कर रहे हैं दूसरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, और दूसरी जानकारी क्या है ये जानकारी। दादा नमस्कार। 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 देखिए दूसरी जानकारी देने के लिए आ गए, लेने के लिए आ गए। हाँ, तो दूसरी जानकारी का तो हिस्सा मेरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हम कुछ प्रश्न लेकर आ जाते हैं। समय पर पहुंचते हैं। हाँ। आज क्या प्रश्न है ये पूछिए। आज का प्रश्न है कि लत्तेदार सब्जी जो है उसका गर्मा खेती कैसे करेंगे। वाह भाई, गर्मी का मौसम अब आने ही वाला है और गर्मी के मौसम में हम बहुत सारे किसान भाई लत्तेदार जो गर्मा सब्जी की खेती होती है वो करते भी हैं और बहुत सारे नए किसान करना भी चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए इसी विषय पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी दे दें। बिल्कुल, विशेषज्ञ की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. सिंह जी। आइए इस विषय पर जानकारी ले लें। किसान भाइयों, गर्मा लत्तीदार सब्जी लगाने का समय आ गया है। आज गर्मा लत्तीदार सब्जी की खेती कैसे करें, इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच अनुसंधान केंद्र प्लांडूर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि गर्मा लत्तीदार सब्जी की खेती करने के लिए कौन कौन सा जो है सावधानी बरतें। किसान भाइयों, अभी मौसम बदल रहा है क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश में तो बारिश कुहासा धुंध इस तरह का मौसम नहीं रहता है और दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जो हमारी बेल वाली लतादार प्रमुख सब्जियां हैं उसमें हम लोग झिंगी, नेनुआ, खीरा, करेला, लौकी, कोहड़ा इन सब की खेती करते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई अभी तरबूज की खेती भी हमारे प्रदेश में करना शुरू कर दिए, कुछ खरबूज की खेती भी कर रहे हैं।
ऐसा किसान भाई तो खेती शुरू ही कर चुके हैं। जो आगात खेती की है वो प्लास्टिक की सुरंगों में या प्लास्टिक की मल्च का प्रयोग करके उनके पौधे अभी ज़मीन से बाहर आ गए हैं और फूल होने अवस्था में भी आ रही है। लेकिन किन्हीं कारणवश जो किसान भाई अभी तक प्लास्टिक की मल्च का उपयोग करके या प्लास्टिक की सुरंगों का उपयोग करके आगात खेती में बुआई नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी अब समय आ गया है और वो खुले मौसम में भी अभी क्यारियां बना करके लतेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब खेती जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आता भूमि का चुनाव। तो किसान भाई किस तरह का भूमि का चुनाव करें इस खेती के? देखिए, जो भी लतर वाली हमारी गर्मा सब्जियां हैं इनके लिए हम लोग बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करते हैं और किसान भाइयों को ध्यान देना है कि इसमें जीवांश युक्त खाद प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, चाहे गोबर की सड़ी हुई खाद। अगर उनके पास ज़मीन में हमारे जीवांश खाद की मात्रा कम है तो पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होती और उपज भी प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कम से कम 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें। अगर किन्हीं कारणवश गोबर की खाद की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है तो कचुआ की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे तो आपके ज़मीन से उपज अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, इसके साथ कौन कौन सा रासायनिक खाद जो है किस मात्रा में प्रयोग करें किसान भाई, ताकि जो कोई उनका फसल जो है काफ़ी सुंदर हो, ज़्यादा उसमें से उत्पादकता? रासायनिक खादों की बात जब हम करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से हमारे जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं। किसान भाइयों को तो जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है इसको हम लोग खेत के तैयारी के समय देते हैं और ख़ास तौर से जब हम लाइन की दूरी इसमें 2 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है और गड्ढे में बीज की बुआई की जाती है, तो हम लोग कहते हैं कम से कम 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, करीब 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में हमारी जितनी भी बेल वाली सब्जियाँ या लतर वाली सब्जियाँ हैं इनमें देने की ज़रूरत पड़ती है। अब लगाने की बात है तो हम लोग नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को सड़ी हुई गोबर की खाद, फास्फोरस, पोटास, इन सब की पूरी मात्रा के साथ बुआई से पहले मिला देते हैं और शेष बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर 1-1 महीने के अंतराल पर खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करके गड्ढे के चारों तरफ देने से किसान भाइयों आपके फूल अच्छे आएंगे और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, यहाँ से कौन कौन सी लत्तीदार सब्जी हैं जिनका बीज जो है इस केंद्र से प्राप्त होगा जो किसान भाई को? हम लोगों ने लतर वाली सब्जियों में मुख्य रूप से जिन अच्छी किस्मों का विकास किया है, जैसे अगर किसान भाई खीरा की बात करते हैं तो खीरा में स्वर्णगीति, स्वर्णपूर्णा और स्वर्ण शीतल 3 उन्नतशील किस्मों का विकास यहाँ से हुआ है। इनका बीज किसान भाई ले सकते हैं। अगर कोहड़े की बात करते हैं तो स्वर्ण अमृत करके एक किस्म हम लोगों ने निकाला है। कद्दू की बात करते हैं तो अर्का बहार, करेली की बात करें तो अर्का हरित किस्म यहाँ से बीज हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार झिंगी की 2 किस्मों का बीज भी हम लोग किसान भाइयों को दे रहे हैं। नेनुआ गोगरा जिसे किसान भाई कहते हैं स्वर्ण प्रभा किस्म का बीज बना रहे हैं। तरबूज में किसान भाइयों को अर्का मानिक किस्म का बीज मिल सकता है और इन बीजों को लेकर के तुरंत अभी बुआई किसान भाई करेंगे। खासतौर से तरबूज की बात अगर हम करें तो अगर तरबूज की खेती अपने प्रदेश में करना है किसान भाइयों तो अभी एकदम बिना विलंब के तुरंत आपको इसके बीज की बुआई करनी पड़ेगी, क्योंकि बरसात शुरू होने से पहले इसके फल को आप बाजार में बेच देना है, क्योंकि जैसे ही बारिशें शुरू हो जाएंगी 25 जून के बाद आप फल बेच नहीं पाएंगे और आप तरबूज की खेती आपको लाभदायक नहीं सिद्ध हो पाएगी। अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब, और क्या क्या सावधानियां किसान भाई बरतें जिससे जो है उनकी लत्तीदार सब्जियां में ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको लाभ मिल सके? ये लत्तेदार सब्जियों के जैसे ही बीज का अंकुरण होता है, एक लाल कीड़ा, इसे लाल कद्दू का लाल कीड़ा कहते हैं, उसका प्रकोप कहता है। उस अवस्था में किसान भाइयों को इस कीड़े का बचाव बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जैसे ही 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था में बीज निकला पौधा होगा एक कीड़ा पूरे पत्ते को खा जाता है और आगे से बढ़वार नहीं होती। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए हम लोग मोनोसिल या मोनोक्रोटोफास दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो कद्दू का लाल कीड़ा का रोकथाम आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात, अभी भी अगर किसान भाइयों ठंड देख रहे हैं तो जिस तरह से हम लोग खेत में देख रहे हैं इस तरह के मल्च का प्रयोग करके ही अभी भी बुआई करें, क्योंकि रात का तापक्रम अभी काफ़ी ज़्यादा 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही चल रहा है, जबकि बेल वाली या लतर वाली सब्जियों के अंकुरण के लिए और पौधे की बढ़वार के लिए कम से कम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापक्रम चाहिए। तो इसलिए किसान भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो जैसे आप देख रहे हैं मल्च का प्रयोग जरूर करिएगा अभी भी बीज की बुआई से पहले, जिससे कि आपको बीज के अंकुरण में दिक्कत ना आए। किसान भाइयों, डॉक्टर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों,
आशा करते हैं कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको धन्यवाद। किसान भाई, जानकारी कैसी लगी दादा? एकदम बहुत बेस्ट लगा। तो अब तो गर्मा फसल जो होगा यानी गर्मा सब्जी की खेती आप करेंगे? एकदम बढ़िया से करेंगे और लगता है कि मेरा जो हम लोग तो इसी पे ध्यान देंगे। बिल्कुल 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 लाभ भाई, जरूर होगा। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आर्थिक उन्नति तो आपकी होनी ही चाहिए, आपको हक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है, लेकिन जल्दी से जल्दी कुछ और हमारे पास जानकारी है वो हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा दें। फटाफट तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलिए IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। साथ ही अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। समय पर बोई गई मसूर, चना और मटर फसलों में फली लगना शुरू हो गया होगा। इन फसलों में अगर फली छेदक कीट का प्रकोप हो तो मोनोक्रोटोफॉस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल का छिड़काव करें। आलू फसल के बाद खेत खाली होने पर यदि सिंचाई की सीमित सुविधा हो तो किसान गर्मा मूंग की खेती करें। किसान भाई कम लतरने वाली सब्जी पौधों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। चलिए, ये जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिल गई, लेकिन एक जानकारी और है किसान भाइयों, और वो जानकारी है हमारे पति की जानकारी, ताकि आप अपना खत और उस खत में अपना सुझाव और आपकी जो समस्या है और हमारे कार्यक्रम के बारे में वो तमाम तरह की जानकारियां आप हम तक पहुंचाएं खतों के माध्यम से। तो आप पता बता दीजिए झुमकी बहन। बिल्कुल, पता हम बताते हैं आपको। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, विराटपुर रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।